हर किसी की ज़िंदगी में एक सपना होता है ना? एक किताब लिखने का, अपना स्टार्टअप शुरू करने का या बस गिटार सीखने का। हम प्लान बनाते हैं, पूरे जोश में आ जाते हैं और फिर कुछ नहीं होता। एक एक अदृश्य दीवार से खड़ी हो जाती है और मन में एक आवाज़ आती है, कल से करेंगे। ये आवाज़ क्या है, जो हमारे सबसे बड़े सपनों के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है? तो आज हम इसी अंदरूनी दुश्मन की परतें खोलने वाले हैं। हमारे पास स्टीवन प्रेसफील्ड की किताब द वॉर ऑफ आर्ट पर आधारित एक बहुत ही गहरी ऑडियो बुक समरी है और आज का हमारा मिशन है इस दुश्मन को समझना, जिसे लेखक रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब प्रतिरोध, और ये जानना कि इस रोज की जंग को इसे जीता कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। तो उस एहसास से शुरू करते हैं जिससे शायद हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करेगा। जैसे ही हम कुछ बड़ा, कुछ अर्थपूर्ण करने का सोचते हैं, ये डर, ये शक, ये टालमटोल की भावना, ये सब कहां से आ जाता है एकदम से? स्टीवन प्रेसफील्ड इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये हमारी ही आवाज में बोलता है। हमें बड़े तार्किक, बड़े समझदारी भरे बहाने देता है और हमें उस काम से रोकता है जो हमारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। ये आलस नहीं है, मतलब ये उससे कहीं ज्यादा चालाक दुश्मन है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस शो को होस्ट करने के बारे में सोचा था, तो मेरे मन में 100 बहाने आए थे। मेरी आवाज अच्छी नहीं है, क्या मेरे पास कहने के लिए कुछ जरूरी है, लोग क्या कहेंगे। अब समझ आ रहा है कि वो सब रेजिस्टेंस ही था। वो मुझे मेरे कंफर्ट जोन में रखना चाहता था। बिल्कुल। और ये हर किसी के साथ होता है। समरी में कुछ बहुत अच्छे किस्से हैं। एक लड़की 1 साल से अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहती थी। उसके पास कैमरा था, टॉपिक था, सब कुछ था। पर वो हर बार ये सोचकर टाल देती कि मेरी आवाज़ परफेक्ट नहीं है, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेती हूँ। वो प्रैक्टिस कभी हुई नहीं और चैनल भी कभी शुरू नहीं हुआ। ये रेजिस्टेंस का क्लासिक केस है, परफेक्शन के बहाने के पीछे छिपना। और ये सिर्फ बड़े सपनों के लिए नहीं है ना? मतलब ये रोज की छोटी छोटी चीजों में भी दिखता है। ऑफिस में एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, ये भी वही है। हाँ, ये उसका सबसे आम रूप है। बिल्कुल। रेजिस्टेंस हमें आसान, आरामदायक, लेकिन महत्वहीन कामों में उलझा कर रखता है, ताकि हम उस काम तक पहुंच ही ना पाएं जिससे हमें डर लगता है या जिसमें मेहनत लगेगी। इसका एक ही मकसद है, हमें बढ़ने से रोकना। तो फिर इसका इलाज क्या है? अगर ये इतना चालाक है तो इससे लड़ा कैसे जाए? किताब कहती है एक्शन, बस काम शुरू कर दो। लेकिन क्या ये थोड़ा जल्दबाजी वाला नजरिया नहीं है? अगर कोई बिना सोचे समझे या बिना तैयारी के एक्शन ले, तो क्या वो फेल नहीं हो जाएगा? क्या तैयारी करना भी रेजिस्टेंस का ही एक रूप हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, तैयारी और टालमटोल के बीच एक बहुत बारीक सी रेखा है। हम्म। लेखक ये नहीं कहते कि तैयारी मत करो, वो कहते हैं कि उस तैयारी को पहचानो जो डर से पैदा हो रही है। जब आप महीनों तक और रिसर्च कर रही हूँ या और सीख रही हूँ के लूप में फंसे रहते हैं और पहला कदम नहीं उठाते, तो वो तैयारी नहीं, वो रेजिस्टेंस है। पहला कदम परफेक्ट नहीं होगा, पहला वीडियो हिट नहीं होगा, पहला लेख शानदार नहीं होगा, पर वही पहला कदम रेजिस्टेंस के मुंह पर पहला तमाचा है। जीत की शुरुआत वहीं से होती है। यानी प्रेरणा काम का नतीजा है, काम करने की वजह नहीं। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। आप काम करना शुरू करते हैं और फिर प्रेरणा खुद ब खुद आ जाती है। बिल्कुल। प्रेरणा का इंतजार करना एक शौकिया का काम है। और यहीं से हम दूसरे बड़े आइडिया पर आते हैं। रोज काम करने के लिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं है। आपको अपनी पूरी मानसिकता, अपनी पहचान बदलनी पड़ती है। और यही वो बात है जिसे लेखक टर्निंग प्रो यानी पेशेवर बनना कहते हैं, है ना? ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये तो अपनी पहचान बदलने जैसा है। हाँ, और ये इस जंग का सबसे बड़ा हथियार है। शौकिया और पेशेवर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। शौकिया तब काम करता है जब उसका मूड होता है, जब उसे प्रेरणा महसूस होती है, जबकि पेशेवर वो हर दिन काम करता है, चाहे उसका मूड हो या न हो, चाहे आसमान गिर रहा हो। वो अपनी भावनाओं को काम के आड़े नहीं आने देता। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे लागू कैसे किया जाए? ये अपनी पहचान बदलने वाली बात थोड़ी गहरी है। इसे ऐसे समझिए, जब एक डॉक्टर सुबह उठता है तो वो ये नहीं सोचता कि आज सर्जरी करने का मूड है या नहीं। वो बस उठता है, तैयार होता है और अस्पताल चला जाता है। ये उसकी पहचान का हिस्सा है।
लेखक कहते हैं कि हमें अपने सपनों को, अपने काम को वही इज्जत देनी होगी। किताब में एक लड़की की कहानी है जो हर रविवार ब्लॉग लिखने का सोचती थी, पर हमेशा कोई ना कोई बहाना आ जाता था। एक दिन तंग आकर उसने अपने कमरे में एक नोट चिपकाया, मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ। सिर्फ एक नोट चिपकाने से उससे क्या हुआ? उस नोट ने उसकी पहचान बदल दी। अगले दिन से वो सुबह 7 बजे उठकर लिखने बैठी, ठीक वैसे ही जैसे कोई ऑफिस जाता है। पहले दिन सिर्फ 100 शब्द लिखे, शायद बहुत अच्छे भी नहीं थे, लेकिन वो रुकी नहीं। 6 महीने बाद उसने अपनी पहली किताब पूरी कर ली थी। वो अब एक ऐसी लड़की नहीं थी जो लिखने की कोशिश कर रही थी, वो एक प्रोफेशनल राइटर थी जो अपना काम कर रही थी। तो ये एक अंदरूनी फैसला है। किसी भारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप खुद को पेशेवर घोषित करते हैं और फिर उसी तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। एक और किस्सा एक स्टार्टअप फाउंडर का है जो हर दिन नए नए आइडिया पर भटकता रहता था। उसकी टीम परेशान थी। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं एक सीईओ की तरह सोच रही हूँ? उसे जवाब मिला, नहीं। उसने शौकिया की तरह काम करना बंद किया, सारे भटकाव हटाए और हर दिन सुबह 9 से 11 का समय सिर्फ कंपनी की स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए तय कर दिया। कोई मीटिंग नहीं, कोई फोन नहीं। आज उसकी कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर छू रही है। क्यों? क्योंकि उसने पेशेवर बनना चुना। प्रो वो है जो गिरता है, धूल झाड़ता है और अगले दिन फिर से काम पर लग जाता है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ आलस या मूड न होने के रूप में तो नहीं आता होगा। अगर ये इतना चालाक दुश्मन है तो इसके तरीके भी चालाक होंगे। बिल्कुल। और यही बात और भी दिलचस्प हो जाती है। रेजिस्टेंस का सबसे खतरनाक रूप है रैशनलाइजेशन, मतलब तर्क देना। ये हमारे दिमाग, हमारी तर्क शक्ति को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। मतलब ये हमें ऐसे बहाने देता है जो सुनने में बिल्कुल सही लगते हैं। एकदम सही। आपके अंदर से आवाज आएगी, अभी सही समय नहीं है, मार्केट ठीक नहीं है, या पहले एक और कोर्स कर लो फिर ये बिजनेस शुरू करना, या पहले घर में शांति हो जाए फिर किताब लिखूंगी। ये बातें हमें समझदारी भरी लगती हैं। हमें लगता है हम एक जिम्मेदार फैसला ले रहे हैं, जबकि असल में हम रेजिस्टेंस के जाल में फंस रहे होते हैं। हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। इसे पकड़ना तो बहुत मुश्किल होगा। इसे कैसे पहचानें? लेखक एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे लड़के का जिक्र करते हैं। उसने इस चाल को पकड़ लिया था। जब भी उसका दिमाग कहता कि पहले एक वीडियो देख ले, फिर आराम से पढ़ लेना, तो वो समझ जाता था कि ये रेजिस्टेंस बोल रहा है। उसने अपनी स्टडी टेबल पर एक नोट लिखा, अगर दिमाग बोले बाद में तो समझ जा अभी करना है। उसने रेजिस्टेंस के सिग्नल को ही एक्शन के लिए ट्रिगर बना लिया। और हाँ, 1 साल बाद वो आईएएस बन गया। ये एक शानदार रणनीति है, दुश्मन के हथियार को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। रेजिस्टेंस के और भी चेहरे हैं। एक है डर। लेखक कहते हैं कि जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, अक्सर वही काम हमारे लिए सबसे जरूरी होता है। डर एक कंपास की तरह है। वो उस दिशा की तरफ इशारा करता है जहां हमारा खजाना छिपा है। अगर आपको किसी काम को करने से डर लग रहा है, तो ये इस बात का पक्का संकेत है कि आपको वो काम करना ही चाहिए। 1 मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। आप कह रही हैं कि हमारे अपने लोग जो हमारी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, वो भी रेजिस्टेंस का एक रूप हो सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। ये कठोर लग सकता है, लेकिन ये सच है। और ये सबसे मुश्किल रूपों में से एक है, क्योंकि ये प्यार और चिंता के भेष में आता है। हमारे अपने लोग हमारी भलाई चाहते हैं, लेकिन वो हमें सुरक्षित भी रखना चाहते हैं, और तरक्की हमेशा असुरक्षित होती है। किताब में उस लड़की की माँ का उदाहरण है जिसने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर पेंटिंग शुरू कर दी थी। उसकी माँ ने चिंता से कहा, बेटा ये क्या कर रही हो, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, घर कैसे चलेगा। वो तो एक माँ की स्वाभाविक चिंता है। बिल्कुल, उनकी नीयत में कोई खौट नहीं था, लेकिन उनके शब्द उस लड़की के लिए रेजिस्टेंस बन गए। वो डर गई और उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया। यहाँ संदेश ये नहीं है कि अपनों की न सुने। संदेश ये है कि पहचाने कि कब उनकी चिंता और प्यार अनजाने में आपके सपनों के रास्ते में रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो रहा है। आपको विनम्रता से उन्हें धन्यवाद कहना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। ठीक है, अब तक हमने समझा कि रेजिस्टेंस क्या है, उससे लड़ने के लिए पेशावर बनना जरूरी है और उसके चालाक चेहरों को पहचानना जरूरी है। लेकिन आमतौर पर हम यही मानते हैं कि हमें फेल होने से डर लगता है। लेकिन स्रोत एक बिल्कुल उल्टा सवाल पूछता है, क्या हो अगर हमारा सबसे बड़ा डर कामयाब होना हो?
ये सुनने में अजीब लगता है ना? अजीब लगता है, लेकिन ये गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम असफलता के लिए तो तैयार रहते हैं, हमने उसे कई बार अनुभव किया होता है। लेकिन सफलता वो एक अनजान इलाका है। सफलता हमारी पहचान बदल देती है। ये हमें हमारे आरामदायक दायरे से बाहर निकालती है और हमसे जिम्मेदारी की मांग करती है। जब आप सफल होते हैं तो लोगों की आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आपको उस सफलता को बनाए रखने का दबाव महसूस होता है। हम अनजाने में उस दबाव से घबराते हैं। हम अपनी पुरानी जानी पहचानी जिंदगी के खत्म होने से डरते हैं। किताब में क्लासिकल डांसर लड़की का उदाहरण है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। वो बचपन से डांसर बनना चाहती थी, उसने सालों मेहनत की। जब उसे नेशनल लेवल पर परफॉर्म करने का मौका मिला तो उसने आखिरी मौके पर अपना नाम वापस ले लिया। बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। असल में वो अपनी ही काबिलियत और उससे मिलने वाली सफलता के भार से डर गई। उसे लगा कि अगर वो नेशनल लेवल पे हिट हो गई तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो उस दबाव के लिए तैयार नहीं थी। उसने अनजाने में खुद को ही हरा दिया। ये है सफलता का डर। और इसी से जुड़ा एक और आधुनिक बहाना है जिसका जिक्र किताब में है, हीलिंग का बहाना। लोग कहते हैं पहले मैं ठीक हो जाऊं फिर काम करूंगा। लेकिन क्या ये वाकई एक जायज वजह नहीं है? क्या मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देना गलत है? मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देना बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन लेखक एक बारीक फर्क की ओर इशारा करते हैं। जब हीलिंग काम को अनिश्चित काल के लिए टालने का एक बहाना बन जाए तब वो रेजिस्टेंस है। लोग कहते हैं मैं भी टूटी हुई हूं और इस टैग को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेखक कहते हैं कि हीलिंग कोई मंजिल नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो जिंदगी भर चलती है। काम के शुरू होने का इंतजार करने के लिए हीलिंग के खत्म होने का इंतजार करना मतलब कभी शुरू ही ना करना। तो लेखक का क्या सुझाव है इस पर? उनका मानना है कि काम करना खुद ही एक हीलिंग प्रोसेस है। जो चीज आपको तोड़ती है उसी के बीच से काम करके निकलना ही असली उपचार है। किताब में एक कैंसर सर्वाइवर महिला की कहानी है। कीमोथेरेपी के मुश्किल दिनों में लोगों ने उसे कहा अब आराम करो, तुम्हें इसकी जरूरत है। पर उसने उन दिनों में भी अपना ब्लॉग लिखना जारी रखा। उसने अपने दर्द, अपनी लड़ाई को शब्दों में उतारा और लाखों लोगों को प्रेरणा दी। उसका हीलिंग का तरीका था काम करना, लिखना और बांटना। काम ने उसे मकसद दिया और मकसद ने उसे ताकत। तो इसका मतलब ये जंग कभी खत्म नहीं होती? हर दिन सुबह उठकर एक नया बहाना, एक नया डर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये सोचना ही थोड़ा थका देता है। हाँ, और लेखक का यही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। ये कभी न खत्म होने वाला युद्ध है। हर दिन हमें लड़ने का चुनाव करना पड़ता है। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब रेजिस्टेंस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप सोचेंगे कि आप जीत गई, अगले दिन वो दोगुना होकर लौटेगा। किताब में एक 75 साल के चित्रकार का उदाहरण है जो आज भी हर दिन सुबह अपने स्टूडियो में जाकर पेंटिंग बनाते हैं। जब किसी ने उनसे पूछा कि अब तो आपने सब कुछ पा लिया है, क्यों करते हो ये सब, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं आज नहीं बनाऊंगी तो कल सुबह रेजिस्टेंस फिर से मुझे बिस्तर से उठने नहीं देगा। तो फिर इस रोज की लड़ाई का इनाम क्या है? अगर ये कभी खत्म नहीं होगी तो हम लड़ क्यों रहे हैं? सिर्फ सफलता, पैसा या शोहरत के लिए? नहीं, वो सब तो बस साइड इफेक्ट्स है। असली इनाम उससे कहीं बड़ा और गहरा है। असली इनाम है उस जोन में पहुंचना जिसे कई लोग फ्लो स्टेट भी कहते हैं। ये वो अवस्था है जहां समय रुक जाता है, आप खुद को भूल जाते हैं और काम आपसे होकर गुजरता है। ऐसा लगता है जैसे आप नहीं, कोई और दिव्य शक्ति आपके जरिए काम कर रही है। ये लगभग एक आध्यात्मिक अनुभव है। इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, पर शायद हर कलाकार या खिलाड़ी ने इसे कभी ना कभी महसूस किया होगा। किताब में एक कवयित्री का जिक्र है जो हर दिन लिखने बैठती थी। महीनों तक उसने बहुत बुरा लिखा। उसके दोस्तों ने उसका मजाक भी उड़ाया, पर वो रुकी नहीं क्योंकि वो एक पेशेवर थी। फिर एक दिन 6 महीने बाद उसने एक ऐसी कविता लिखी जो मानो उसके अंदर से नहीं, किसी और दुनिया से आई हो। वो खुद कहती है कि उसे नहीं पता वो कविता कैसे लिखी गई। उस दिन वो बस एक माध्यम थी। यही असली इनाम है। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं कि हमारे अंदर की प्रतिभा या कला वो हमें नहीं चुनती, हम उसे नहीं चुनते। वो एक बाहरी शक्ति है, एक म्यूज है जो हमें चुनती है। और वो सिर्फ उन्हें चुनती है जो रोज काम पर आते हैं, जो रोज रेजिस्टेंस को हराते हैं। रेजिस्टेंस को हराने का इनाम सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है,
बल्कि उस दिव्य अनुभव से जुड़ना है, अपनी आत्मा के असल काम से जुड़ना है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। उसे पहचानना, उसे रेजिस्टेंस नाम देना, एक शौकिया की तरह नहीं बल्कि एक पेशेवर की तरह अनुशासन अपनाना, और डर को दुश्मन नहीं बल्कि दिशा दिखाने वाला मानना ही जीत का रास्ता है। ये एक दिन की लड़ाई नहीं बल्कि हर दिन किया जाने वाला चुनाव है। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हुए कहना चाहूंगी, स्रोत में सफलता के डर का जिक्र है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़ा प्रतिरोध काम की मुश्किलों से नहीं बल्कि उस इंसान से है जो हम सफल होने के बाद बन जाएंगे। हम अपने पुराने जाने पहचाने स्व का कौन सा हिस्सा खोने से डरते हैं जिसे हम अपनी पहचान मानकर इतने आराम से जी रहे हैं।